हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, मैं 2 दिनों की छुट्टी के लिए गांव में आया हुआ हूँ। 2 महीने के बाद 2 दिन की छुट्टी ली हुई है। तो 2 दिनों तक आपको ये पीपीटी मोड में मिलेगा, क्योंकि स्टूडियो में वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। तो 2 दिनों तक आई होप आप अच्छे से कोऑपरेट करेंगे और यकीन मानिए, समझने में या समझाने में कोई भी कमी नहीं छूटेगी। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा हर एक क्वेश्चन। थोड़ा सा हम लोग पुराना पैटर्न आज फॉलो करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं 21 अक्टूबर की करंट अफेयर को। आई होप आपको ये पसंद आएगा। तो सबसे पहले तो रिवीजन अपना पोर्शन जो होता है, लास्ट डे के क्वेश्चंस का रिवीजन वो करते हैं। तो अभी कल हम लोगों ने पढ़ा था उड़ीसा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है रघुवर दास जी को। इसके अलावा अभी हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत जो है ये 45वां स्थान प्राप्त किया था। क्रिस्टोफर लक्सन को अभी हाल ही में न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है, चुनाव जीत चुके हैं ये। 15 अक्टूबर को पीएम मोदी जी के द्वारा गरबा सॉन्ग लॉन्च किया गया है, इसका नाम माडी रखा गया है। और अभी हाल ही में दुबई में 5 दिवसीय गिटेक्स ग्लोबल समिट आयोजित हुआ है। वर्ल्ड ट्रोमा डे ये मनाया गया 17 अक्टूबर को। इसके अलावा चुनाव जीतने के बाद डेनियल नाबोआ ये इक्वाडोर के नए बनेंगे राष्ट्रपति और सबसे युवा राष्ट्रपति होंगे ये। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी हाल ही में साहिबाबाद उत्तर प्रदेश में भारत की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिड डीएक्स का उद्घाटन किया है। फिक्की ने चालू वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बताया है 6.3% और 11 गेंदों में अर्धशतक लगा करके युवराज सिंह के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया है आशुतोष शर्मा ने। ये रिकॉर्ड सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इन्होंने बनाया है। अब ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन, वो भी सिर्फ 1 मिनट में। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, डिटेल पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर मिल जाएगी और इसकी क्विज भी आपको एप्लीकेशन पर ही मिल जाएगी। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिएगा, वहीं पर आपको सब मिलेगा। पहला क्वेश्चन, हाल ही में 20 अक्टूबर को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो दोस्तों 20 अक्टूबर को 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। एक तो मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस और एक मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सेफ दिवस। तो दोनों ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब देखो, विश्व सांख्यिकी दिवस वैसे तो हर साल नहीं मनाया जाता है, 5 साल में एक बार मनाया जाता है। तो लेकिन ये पड़ता 20 अक्टूबर को, इसलिए हम लोग 20 अक्टूबर को हर साल पढ़ लिया करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सेफ दिवस को आप ऐसे ही देख लो, सेफ के लिए मास्टर सेफ जो वगैरह होते हैं, इनके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए, इनको रिस्पेक्ट देने के लिए ये दिवस है। इसके बारे में ज्यादा कुछ डिटेल हम लोग जानेंगे नहीं, हम लोग बात करेंगे स्टैटिस्टिक डे की। तो विश्व स्टैटिस्टिक डे या कहें कि सांख्यिकी दिवस जो है, ये शुरू तो हुआ था 2010 में और 5-5 साल के अंतराल पर मनाया जाता है, यानी हर 5वें वर्ष ये मनाया जाता है। हमारे समाज में, हमारे आर्थिक जीवन में आंकड़ों का क्या योगदान है, सांख्यिकी का क्या योगदान है, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और इसके महत्व को बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 20 अक्टूबर को, 5 वर्ष में एक बार। ठीक है, तो शुरुआत हुई थी 2010 में, फिर अगला मनाया गया 2015 में, फिर उसके बाद मनाया गया 2020 में। तो अब अगला कब मनाया जाएगा? 2025 में। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं हर वर्ष, ठीक है ना। भारत में यही अगर बात करें तो भारत में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ये 29 जून को मनाते हैं हम लोग। भारत में सांख्यिकी के जनक कहे जाने वाले पीसी महालनोबिस जी की जयंती के अवसर पर मनाते हैं। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना विश्व सांख्यिकी दिवस इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं, ये महत्वपूर्ण दिवस हैं, इनका रिवीजन हम लोगों ने कर रखा है, तो हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। हाल ही में जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत आ गया है दोस्तों 64वें स्थान पर। रिमोट वर्क क्या होता है? रिमोट वर्क मतलब जैसे आप दूर से काम कर रहे हो, तो दूर से काम करने के मामले में भी भारत काफी पीछे है अभी। तो यहाँ पर देखो, नॉर्ड लेयर के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स, इसमें भारतीयों को काफी पीछे पाया गया। भारत जो है ये 64वें स्थान पर है। टॉप पर डेनमार्क है, सेकंड पर नीदरलैंड और थर्ड पर है जर्मनी। आपसे बस इतना ही पूछा जाता है इंडेक्स एंड रैंकिंग में कि जारीकर्ता कौन है, टॉप 3 में से पूछ लिया जाएगा या फिर भारत की रैंक पूछी जाएगी। ठीक है, तो ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स ये इंडेक्स का नाम है। पिछले दिनों में भी हम लोगों ने इंडेक्स पढ़े थे, इंडेक्स रैंकिंग पढ़ी थी। रिवीजन कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। अभी मर्सर की वार्षिक पेंशन सूचकांक आई थी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा। वार्षिक वैश्विक पेंशन सूचकांक, इसमें भारत 45वें स्थान पर है। CW की ग्लोबल हंगर इंडेक्स आई थी, वैश्विक भूख सूचकांक, तो इसमें दोस्तों हम लोग 111 स्थान पर हैं। ओकला की ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में 47वें पर हैं। WIPO की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40वें स्थान पर हैं और IMD की वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग यानी प्रतिभा सूचकांक में हम लोग 56वें पर हैं।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता ये सूचकांक जो है ये RWB के द्वारा यानी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी की जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे फिर पूछा जाएगा कि जारीकर्ता कौन है। तो जारीकर्ता रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, और कितनी रैंक है, 161वीं। IMD की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में 40वें स्थान पर हम लोग हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 127वें स्थान पर है। हैंके की वार्षिक दुख सूचकांक में हम लोग 103वें पर हैं, और UCC की वैश्विक बौद्धिक सूचकांक में हम लोग IP इंडेक्स में हम लोग 42वें पर हैं। क्लियर है। अच्छा, कुछ शिकायतें आ रही हैं दोस्तों कुछ लोगों की। कुछ लोग ये कंटेंट जो है ना वो पूरा पूरा कॉपी कर रहे हैं, टेलीग्राम पर शेयर कर रहे हैं, और कुछ लोग तो इसको पेट एग्जाम या पता नहीं कौन कौन से एग्जाम का टारगेट दे करके इसको पेड कर रहे हैं और बच्चों से, स्टूडेंट से पैसे ले रहे हैं। तो ऐसा प्लीज़ मत करो भाई साहब, अगर आप आज देख रहे हो वीडियो तो ऐसा मत करो, ठीक है। अभी मैं घर पे आया हुआ हूँ, तो इसे आप वार्निंग भी समझ लो, 2 दिन के लिए मैं घर पे हूँ। 2 दिन के बाद जब मैं वापस आऊँगा तो इस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। तो अगर आप आज सुन रहे हो तो आज से ही संभल जाओ। जो जो चीज़ें ये कर रहे हो, देखो शेयर करो, शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने टेलीग्राम पर शेयर कर रहे हो, ठीक है, फॉलोअर बढ़ा रहे हो, चलेगा। लेकिन आप कम से कम ये जो हमारा वाटरमार्क है इसको तो ना मिटाओ। इसमें आप अपना वहाँ पर नाम लिख देते हो, जहाँ पर हमारा लोगो लिखा है उसको इरेज करके अपना लिख देते हो। ये कौन सी बात हुई। अगर आप ये भी कर रहे हो तो पेड तो ना करो, कम से कम टाइप तो करवा लो यार। इतना मेहनत से यहाँ कंटेंट ढूंढा जाता है, उसके बाद टाइप कराया जाता है, तो आप लोग यहाँ पर ये फ्री जो चीज़ें दी जाती हैं उसको अपने यहाँ पर जा करके उसको पेड करते हो। कितनी गलत बात है। तो अभी बस आप छोटा सा नोटिफिकेशन समझ के संभल जाओ, वरना शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाओगे। तो अच्छा, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मैं शेयर कर रहा हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ तो सर को पता नहीं लगेगा या ऐसा कुछ। सारी चीज़ें पता रहती हैं। कई बार तो मतलब हज़ारों बार तो ऐसा होता है कि जब मैं देखता हूँ बहुत छोटा चैनल है या कोई अभी नया-नया शुरू कर रहा है, तो इग्नोर करता हूँ, चलो ठीक है अभी इनको चीज़ें पता नहीं है और अभी ये नया है या ऐसा कुछ है, तो ठीक है चलने दो। तो बहुत सारे लोगों को मैं इग्नोर करता हूँ, लेकिन जब देखता हूँ कोई बड़ा चैनल है वो ऐसा कर रहा है तो फिर बुरा लगता है। ठीक है, तो आप बहुत सीधा भी मत समझना मुझको। 2019 में एक लोग का नाम तक बदलना पड़ गया था चैनल, ठीक है ना। तो आप अभी से समझ जाओ, वो ज़्यादा सही रहेगा। मेहनत करता हूँ, मेहनत से कंटेंट बनाता हूँ, आप भी मेहनत करो, मेहनत से बनाओ कंटेंट, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं कभी नहीं बोलूँगा, कभी कोई नहीं बोलेगा। आप अपनी मेहनत करो, अपनी मेहनत से बनाओ, दूसरे का चुराओ मत। चुराओ अगर तो उसका लोगो, उसका वाटरमार्क रहने दो, उसको मिटाकर अपना मत लगाओ। अगला देखते हैं, हाल ही में किस महारत्न कंपनी को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो अभी हाल ही में दोस्तों एक महारत्न कंपनी है REC लिमिटेड, इसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। REC लिमिटेड जो है ये एक महारत्न कंपनी है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड। तो इसको अभी गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला हुआ है, विद्युत मंत्रालय के अधीन ये आती है, महारत्न कंपनी है ये। और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, महानिदेशक हैं विवेक कुमार देवांगन। ओके, चलिए, तो यहाँ पर ये महारत्न कंपनियों की लिस्ट है और इधर साइड में नवरत्न कंपनियों की लिस्ट है। ये अपडेटेड लिस्ट है, अभी संख्याएं बढ़ी हुई हैं, तो आप अपडेटेड लिस्ट देख लो। महारत्न CPSC मतलब कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर की इंटरप्राइजेस, तो महारत्ना CPSC में संख्या है 13 और नवरत्ना में संख्या है 16। महारत्न कंपनी में आप देखोगे तो ये BHEL है यानी कि भेल, इसके बाद BPCL है, कोल इंडिया लिमिटेड है, गेल इंडिया है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है यानी HPCL है, इंडियन ऑयल है, NTPC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी कि ONGC है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, पावर ग्रिड है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन यानी यही वाली जिसकी अभी मैं बात कर रहा हूँ REC, और ऑयल इंडिया लिमिटेड ये नई बनी है, इसका नाम आप याद रखेंगे। ऐसे ही नवरत्न कंपनियों में 16 नवरत्न कंपनियां हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको 2 बताया था, इरकॉन और राइट्स, ये नई बनी है, इनको आप याद रखेंगे। ONGC विदेश भी बताया गया है आपको, और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड भी बताया गया। ये 4 कंपनियां अभी पिछले 2-3 महीनों में नई ऐड हुई हैं नवरत्न के रूप में, तो इनको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं जी। हाल ही में कहां पर भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा फहराए जाने की घोषणा हुई है। तो दोस्तों अभी हाल ही में अटारी बाघा बॉर्डर जो अमृतसर में पड़ता है, यहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा फहराए जाने की घोषणा हुई है। ये फहराएगा कौन? नितिन गडकरी जी। ध्यान रखिएगा, नितिन गडकरी जी इसको फहराने जा रहे हैं, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखो अमूमन जो कोई फहराना हो या कोई उद्घाटन करना हो तो ये सब PM मोदी जी करते हैं। तो ऐसे में जब कोई अलग से कोई मंत्री कर रहा होता है तो वहां पर लोगों को कंफ्यूज करने के लिए वो क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। तो नितिन गडकरी जी इसका अभी इसको फहराने वाले हैं, इसको आप याद रखोगे। 418 फीट का है ये। अटारी बाघा बॉर्डर जो है ये पंजाब के अमृतसर में पड़ता है, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर।
तो उस साइड में पाकिस्तान, जो आप फिल्मों में देखते हो या फिर अक्सर देखते हो कि कोई त्योहार रहता है तो पीएम या फिर कोई मंत्री जाता है वहां पर हमारे जवानों को रक्षाबंधन बांधने या फिर मिठाइयाँ खिलाने, वो यही बॉर्डर पर जाते हैं सब, अटारी वाघा बॉर्डर पर, ठीक है। तो नितिन गडकरी जी भी वहां जाएंगे और तिरंगा फहराएंगे। साथ ही साथ उस तिरंगे के ऊपर टॉप पर एक सर्विलांस सिस्टम भी लगा है, जो जो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको काफी हेल्प करेगा आगे सर्विलांस करने में, निगरानी रखने में, ठीक है। आगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने हाई कोर्ट्स में 17 न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित किया? तो दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा अभी अधिसूचना जारी की गई है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है अपॉइंटमेंट का, कितने लोगों के? 17 न्यायाधीशों का, और 8 हाई कोर्ट्स में ये 17 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। ध्यान रखे रहे कुछ बातें कि ये जजेस हैं, नॉट चीफ जस्टिस, ठीक है। तो ये 17 जजेस हैं और अक्रॉस 8 हाई कोर्ट में किए गए हैं नियुक्त, तो सेंटर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। ये पूरी लिस्ट है, जिनको पढ़ना हो वीडियो को पॉज करके इसको रीड आउट कर सकते हैं। और अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीजों की। तो देखो, 11 न्यायिक अधिकारियों और 6 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में प्रमोट किया गया है 8 हाई कोर्ट में। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने अभी एक्स, जिसका नाम ट्विटर था पहले, अब एक्स हो गया है, उस पर ट्वीट करके इन्होंने जानकारी दी है। ये तो ठीक है, आम बात थी। यहां पर देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये, अनुच्छेद 217 में दोस्तों कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 214 में यह बताया गया था कि प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा। अनुच्छेद 215 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 222, ये अभी पूछा गया था रिसेंटली, पिछले साल ही पूछा गया था, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दूसरे हाईकोर्ट, एक हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने का जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? अनुच्छेद 222, इसको याद रखना। अभिलेखीय मतलब होता है कि इनका जो भी चीजें होती, जो भी फैसले आते हैं वो अभिलेखीय रूप में रखे जाते हैं और कोई भी उनको रेफरेंस दे सकता है, ठीक है, अगले किसी सिमिलर प्रकार के न्याय में। वैसे अगर हाई कोर्ट्स की बात करें तो भारत में हाई कोर्ट्स की संख्या है टोटल 25, और 25वां हाई कोर्ट जो था वो बना था कौन सा? अमरावती हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश में। आगे देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने अपने संस्थापक के गांव में मुक्कनूर मिशन पहल शुरू की? तो दोस्तों अभी हाल ही में फेडरल बैंक ने इनके जो संस्थापक थे उनके गांव में, मतलब जहां के संस्थापक थे उनके गांव में मुक्कनूर मिशन पहल शुरू किया है। यहां पर देखिएगा, आर्टिकल है द हिंदू बिजनेस लाइन का, फेडरल बैंक बैक्स मुक्कनूर टू बिकम इंडियाज क्लीनेस्ट पिन कोड ऑन फाउंडर्स डे। ये फाउंडर्स डे पर ऐसा शुरू किए हैं, फाउंडर्स डे मतलब कि इसकी स्थापना दिवस पर। केपी हॉर्मिस जी इसके संस्थापक थे, इस बैंक के, फेडरल बैंक के। इन्होंने 1931 में स्थापित किया था इसे। तो इनकी 106वीं जयंती थी अभी। तो इनकी 106वीं जयंती के अवसर पर एर्नाकुलम जिले के केरल में ये मुक्कनूर गांव में मुक्कनूर मिशन पहल शुरू किए हुए हैं। मुक्कनूर मिशन पूरे गांव को डिजिटलीकृत करने के लिए डिजाइन किया गया है और ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है। वैसे डिजिटलीकरण वाली बात आ ही गई है तो याद रखिएगा, भारत का पहला डिजिटलीकृत ग्राम पंचायत भी कौन सा है? केरल में ही है, पोल्लम पारा ग्राम पंचायत, ये भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। फेडरल बैंक की स्थापना 1931 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका कोच्चि में है और संस्थापक इसके कौन थे? केपी हॉर्मिस, और वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन। अगला देखते हैं। अच्छा, नवरात्रि ऑफर दोस्तों ये आज लास्ट दिन है, और वैसे तो बहुत सारे लोग कल ट्रांजेक्शन नहीं कर पाए क्योंकि कल दोपहर से कूपन कोड एक्सपायर हो गया था, 20 तारीख तक का ही कूपन कोड था और एक्सपायर हो गया था। तो बहुत सारे कमेंट्स आए और मैं भी सफ़र में था, तो यात्रा में था, तो देख नहीं पाया। तो आप ऐसा कीजिए, आज के लिए ये बढ़ाया जा रहा है, लास्ट डे है और मैंने अनाउंस भी नहीं किया था लास्ट डेट का, तो आज लास्ट डेट है, जान लीजिए। जिनको जिनको ऑफर का फायदा उठाना है आप ले सकते हैं। दुर्गा 50 कूपन कोड यूज कीजिएगा विदाउट स्पेस, यहाँ पर स्पेस मत डाले कीजिए, दुर्गा स्पेस 50 डालते हो इसलिए कूपन कोड काम नहीं करता। तो यहाँ पर स्पेस मत डालो, उसके बाद इसको कूपन कोड लगाओ, काम करेगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सएप करो, रिप्लाई किया जाएगा। तो हमारे सभी बैचेस जो हैं वो सभी 50% डिस्काउंट पर है। यूपीपी का भी, एसएससी जीडी का भी आया हुआ है और भी कई सारे बैचेस हैं, आप उनको देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस वगैरह का भी है। सभी मंथली ई बुक भी 10 रुपए में अभी मिल रही है 20 की जगह पर, और ब्रह्मोस ई बुक जो सबसे ज्यादा लोग ले रहे हैं इसको आप ले सकते हो, ये मात्र 74 रुपए में है, जनवरी से सितंबर तक का। तो दुर्गा 50 कूपन कोड यूज कीजिएगा। बिहार एसएससी का भी बैच आ गया है, इसको भी ले सकते हो आप। आगे बात करते हैं हम लोग। भारत ने फरवरी 2024 तक किस देश के साथ 31 MQ-9B ड्रोन के लिए समझौता किया? तो दोस्तों भारत ने अभी अमेरिका के साथ ये डील करी हुई है
31 MQ-9B ड्रोन के लिए। ये 31 नाम में मत जोड़िएगा, 31 संख्या है, यानी 31 MQ-9B ड्रोन खरीदेगा भारत। किससे खरीदेगा? अमेरिका से। यहाँ पर देखिए, डिफेंस मिनिस्ट्री अप्रूव्स MQ-9 रीपर ड्रोन। ये रीपर ड्रोन है और आपने इसका कारनामा भी अभी देखा था, पाकिस्तान में एक आतंकवादी को अभी मारा था अमेरिका ने। तो इसका फाइनल क्लियरेंस मिल गया है और अब ये भारत खरीदेगा। ये 31 में से 15 तो इंडियन नेवी यूज करेगी, 8 इंडियन आर्मी यूज करेगी और 8 ही इंडियन एयरफोर्स यूज करेगी। $3072 मिलियन की ये डील होने वाली है, बहुत बड़ी डील है। डिलीवरी इसकी 3 साल के बाद शुरू हो जाएगी, मतलब देखो फरवरी 2024 तक ये डील फाइनल हो जाएगी। उसके बाद अगले 3 साल में फरवरी 2027 से इसकी डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। तो लंबी दूरी के ड्रोन होते हैं ये, 40 घंटे तक ये कम्युनिकेशन से जुड़े रहते हैं सैटेलाइट के माध्यम से, और सैटेलाइट के माध्यम से कनेक्टिविटी होती है, इस वजह से और ज़्यादा प्रिसाइज ये एक्शन लेते हैं। बाकी यहाँ पर भी इनके काफ़ी ज़्यादा फीचर्स लिखे गए हैं, जैसे यहाँ पर 2 पायलट्स इन ग्राउंड होंगे, यानी ग्राउंड पर 2 पायलट्स इसके होंगे। ड्रोन का मतलब ही होता है कि अनमैन्ड एयर व्हीकल, यानी एक ऐसा हवा में उड़ता हुआ व्हीकल जो अनमैन्ड हो, तो इसमें कोई पायलट नहीं बैठता, ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। फाइटर जेट्स में पायलट बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर ड्रोन जो होता है वो अनमैन्ड होता है, तो उसको ग्राउंड से ऑपरेट करने वाले होते हैं। तो 2 पायलट इसको ग्राउंड से ऑपरेट कर सकते हैं कंट्रोल स्टेशन पर। इसके अलावा एंटी टैंक मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, लेजर गाइडेड मिसाइल, बहुत सारे इसमें खूबियां हैं और बहुत सारा आप यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन से मिशन ये क्या क्या कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, एंटी सरफेस वारफेयर, एंटी सबमरीन वारफेयर, हर जगह ये काम आ सकता है। फ्यूल कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है, 2721 किलोग्राम की फ्यूल कैपेसिटी है, और पेलोड कैपेसिटी भी 2177 किलोग्राम का है, मतलब कि ये इतना हथियार अपने साथ ले जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक रिवर स्विंग लॉन्च की गई? तो रिवर स्विंग नाम की पुस्तक अभी हाल ही में लिखा है दोस्तों अशोक टंडन ने। अशोक टंडन जी ने इसे लिखा है और केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी, इन्होंने इसे लॉन्च किया हुआ है। प्रभात पब्लिकेशन की ये बुक है, यानी इसके द्वारा पब्लिश की गई है, द रिवर स्विंग कोलोनाइज्म टू कॉर्पोरेशन बुक। ओके, पिछले दिनों में भी कुछ पुस्तकें आई थी, उनका भी हम लोग रिवीजन करेंगे। जैसे अभी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड आया था लीना कुमार का। इसके अलावा हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नीरजा चौधरी की आई थी पुस्तक। मानसून ये अभय के ने लिखा था। ड्रंक ऑन लव ये विपुल लिखी ने लिखा। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ये पीएम मोदी के भाषणों पर आधारित पुस्तक अभी लॉन्च हुई। पिच साइड ये अमृत माथुर ने लिखा। हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, व्हेन पैरेलल लाइन मीट्स, एंटे प्रिया कप्ताकाल, ये पुस्तकें PS श्रीधरन पिल्लई ने लिखी, जो कि गोवा के गवर्नर हैं। कुछ अधूरे शब्द लिखा आशुतोष अग्निहोत्री ने। और कारगिल एक यात्री की जुबानी ऋषि राज की पुस्तक थी। आगे, IMF के अनुसार अगले 5 वर्षों में वैश्विक विकास में कितने प्रतिशत योगदान भारत देगा? तो दोस्तों IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अभी एक डेटा रिलीज किया है, इसमें बताया है कि भारत जो है ना अगले 5 वर्षों में ग्लोबल डेवलपमेंट में 18% का ये योगदान देने वाला है, यानी 18% का कंट्रीब्यूशन दुनिया भर के विकास में अकेले भारत से जाएगा। भारत आज के टाइम पर 16% हिस्सेदारी रखता है दुनिया भर के विकास में, तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आप सोचो कि पूरी दुनिया भर में कितने देश हैं, उनमें से 18% अकेले ये करेगा। और तो और अभी क्या, चाइना को भी मिला दो, भारत और चाइना को मिला दो, तो अकेले पूरी दुनिया का 50% योगदान ये लोग दे रहे हैं वैश्विक विकास में। भारत 16% है, बाकी आप 34% चाइना का जोड़ लो, तो ये एशिया का महत्व है। उसके बाद भी ये लोग वीटो पावर हम लोग को नहीं दे रहे हैं। फिलहाल अगले 5 वर्षों में 2% और इंक्रीज हो जाएगा और हम लोग 18% योगदान दे रहे होंगे वैश्विक विकास में। ठीक है, IMF ने अभी रिसेंटली, याद हो तो कुछ दिन पहले मैंने बताया भी था इसको, कि भारत के GDP ग्रोथ रेट का अनुमान इन्होंने संशोधित करके 6.3% कर दिया था। याद है, इसको याद रखना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अगर बात करें तो 1945 में स्थापित हुआ था, वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है। क्रिस्टिना जॉर्जिवा जो G20 में आई थी और नाच रही थी भारत में, ये वही हैं, ये अध्यक्ष हैं। मुख्य अर्थशास्त्री हैं इसके पियरे ओलिवर गॉरेंचस। ठीक है, इनका भी नाम याद रखना। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला कहाँ शुरू किया गया? तो गांधी बुनकर मेला दोस्तों अभी ये कोलकाता में आयोजित हुआ है। कोलकाता में राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी है, ये हैंडलूम प्रदर्शनी है,
तो देश भर से लोग यहाँ पर आएंगे, खादी वस्त्रों की मार्केटिंग की जाएगी, इनको बढ़ावा देना है, इनके उत्पादों को लोगों को जागरूक करना, रुचि पैदा करना, ये इसका उद्देश्य होगा। तो 18 अक्टूबर से शुरू हुआ है, 31 अक्टूबर तक चलेगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है गांधी बुनकर मेला। कहाँ पर? कोलकाता में, पश्चिम बंगाल की राजधानी में। केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन है? पीयूष गोयल साहब हैं। तो ये तो थे दोस्तों टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, 2 दिन ये पीपीटी फॉर्मेट में रहेगा, उसके बाद मैं वापस हो जाऊंगा ऑफिस में, तो वहां पर स्टूडियो में आपका फिर से वही वाला पैटर्न मिलेगा। ठीक है। अब बहुत लोग ये मत करना ये वाला अच्छा है, वही वाला आएगा। ठीक है। चलो, तो लास्ट डे के क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा पर्व असम में नहीं मनाया जाता है? तो इनमें से रोहिणी बिहू जो है ये असम में नहीं मनाया जाता है, बाकी बोहाग, काटी, रोंगाली ये असम में मनाया जाता है। बिहू के 3 प्रकार मैंने आपको बताए थे। कैंपेगौड़ा जी की मूर्ति स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के नाम से जानी जाती है। कहाँ पर है? ये कर्नाटक में स्थित है, पश्चिम बंगाल में, बेंगलुरु में। ठीक है। बेंगलुरु के संस्थापक माने जाते थे कैंपेगौड़ा। आज आपको क्या बताना है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने त्रिपुरा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया है, ये बताइएगा। इसके अलावा वैश्विक पेंशन सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? दोनों ही क्वेश्चन के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करने का प्रयास करना। वीडियो कैसी लगी है जरूर हमें कमेंट करके बताना। और हाँ भाई साहब, जो कॉपी वाले हो रुक जाओ, ठीक है, संभल जाओ, बस इतने पे ही, और वरना काफी दिक्कत हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।